बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद विपक्ष ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। पीएम के जाने के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बिहार के नवादा में पीएम मोदी की रैली के बाद तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए और पीएम पर पलटवार किया। तो प्रधानमंत्री जी केवल झूठ बोलने का फैक्ट्री है। विपक्ष को सनातन विरोधी कहने पर तेजस्वी यादव भड़क गए और यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी के लोग खुद को भगवान समझ रहे हैं। जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ। तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। भगवान सब देख रहा है। तेजस्वी के मुताबिक कल रैली के दौरान नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए और उसे देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। नीतीश जी का चित्र देखा, आज मोदी जी का पैर छुआ उन्होंने। हम बहुत शर्मिंदा हुए हैं। आप लोगों से भी हर बार क्या बोलते थे कि अटल जी अडवाणी जी का जमाना अलग था, ये लोग जो आ गया ये लोग तो खत्म कर दिया। आज पैर छू रहे। बिहार में जहां बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी जैसी पार्टियां एक साथ हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी की अगुवाई में कांग्रेस और लेफ्ट दल बीजेपी का सामना कर रही हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे लगातार जारी हैं। प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के लिए बीजेपी नेता पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए पीएम मोदी समेत सभी स्टार प्रचारक अलग अलग राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में शंखनाद करने के लिए प्रधानमंत्री आज बस्तर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी दोपहर करीब 12 बजे जगदलपुर के छोटे से गांव आमाबाल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और बस्तर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के लिए वोट की अपील करेंगे। बीजेपी नेताओं का दावा है कि प्रधानमंत्री की इस रैली में 1 लाख लोग शामिल होंगे। 2019 में बस्तर सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। यही वजह है कि पीएम की पहली रैली बस्तर में हो रही है। बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभा स्थल की सुरक्षा 4 लेयर की होगी। करीब 2000 जवान सभा स्थल और आसपास के इलाके में तैनात रहेंगे। छत्तीसगढ़ के बाद पीएम मोदी महाराष्ट्र के चंद्रपुर जाएंगे, जहां वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार सुधीर मुनंगटीवार के लिए प्रचार करेंगे। तो लोकसभा चुनाव का पहला चरण नजदीक है और इसलिए सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के बड़े नेता आज कहां प्रचार करने वाले हैं, 1 मिनट में पूरी खबर जानिए। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होना है। वक्त कम है, इसलिए प्रचार भी ताबड़तोड़ हो रहा है। सभी पार्टियों का केंद्रीय नेतृत्व जमीन पर उतरकर प्रचार में जुटा है। खासकर बीजेपी ने तो चुनाव में पूरी ताकत लगा दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी और राजस्थान में जनसभाएं करेंगे। दोपहर 12 बजे यूपी के रामपुर में रैली होगी तो दोपहर 2 बजे बिजनौर में। इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे राजस्थान के हनुमानगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे, जहां वो तमिलनाडु के नमक्कल, नागापट्टिनम और तेनकासी में जनसभा और रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज से 5 दिन के दौरे पर अमेठी में रहेंगी। लोकसभा उम्मीदवार बनने के बाद स्मृति दूसरी बार अमेठी पहुंच रही हैं। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सूबे के बाहर प्रचार करेंगे। सीएम योगी महाराष्ट्र के वर्धा, भंडारा और नागपुर में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। वहीं राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी की गारंटी को खरा सोना बताया है। साथ ही दावा किया कि बीजेपी ने मैनिफेस्टो में किए वादों को पूरा किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को 24 कैरेट का सोना बताया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है और कांग्रेस की गारंटी पर लोगों को अविश्वास है। मोदी जी की गारंटी का जहां तक प्रश्न है, सारे भारत को भरोसा है। वही यहाँ मोदी जी की गारंटी के प्रति सारे देश को भरोसा है। कांग्रेस की गारंटी के प्रति लोगों का अविश्वास, क्योंकि बराबर इस देश की जनता को उन्होंने बड़े स्वप्न तो दिखाए, लेकिन सारे किसी स्वप्न को वो साकार नहीं कर पाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि बीजेपी ने मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा किया, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो या कश्मीर से धारा 370 हटाने का वादा या फिर 3 तलाक खत्म करने की घोषणा। जब हम लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी हमारे कमिटमेंट थे, जो हमारे वादे थे,
अक्षरशः हम लोगों ने उस वादे को पूरा किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। यहां वो सिवनी और शहडोल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। चुनाव प्रचार के लिए पार्टी के दिग्गजों का प्रदेश में दौरा हो रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश जा रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राहुल गांधी का ये पहला मध्य प्रदेश दौरा है। राहुल गांधी दोपहर 2 बजे सिवनी जिले के धनोरा पहुंचेंगे और मंडला लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी शहडोल के लिए रवाना हो जाएंगे और शाम करीब 4 बजे शहडोल के बाणगंगा ग्राउंड में रैली करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह मार्को के लिए वोट मांगेंगे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश की मंडला समेत 6 सीटों पर लोकसभा चुनावों में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसके प्रचार अभियान में कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं ने भी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। तो वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी के रण में 2 पूर्व मुख्यमंत्री अब आमने सामने होंगे। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इस सीट पर गुलाम नबी आजाद को टक्कर देंगी। जम्मू कश्मीर की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कश्मीर घाटी में 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। इसी सीट से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद भी चुनावी मैदान में हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के आमने सामने आने से इस सीट पर हाई प्रोफाइल मुकाबला बन गया है। सारा प्रेशर गवर्नमेंट का है कि क्योंकि महबूबा जी बात रखती है और मुद्दा यही है कि इट्स आइडिया टू साइलेंस द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस इन दिस रीजन। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रभावशाली गुर्जर नेता मियां अल्ताफ अहमद को इस सीट से मैदान में उतारा है। फिलहाल बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इसके अलावा पीडीपी ने श्रीनगर और बारामूला सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। श्रीनगर से वहीद पारा, जबकि पूर्व राज्यसभा सदस्य मीर फयाज को बारामूला से चुनावी मैदान में उतारा गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी जम्मू क्षेत्र की 2 सीटों उधमपुर और जम्मू में कांग्रेस का समर्थन करेगी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी से अलग हुए महाराष्ट्र के कद्दावर नेता संजय निरुपम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। संजय निरुपम के बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किए गए संजय निरुपम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, 8 फरवरी सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी जगह पर थोड़ा विस्फोटक होगा, कृपया आइए। उस पोस्ट में उसी जगह का मतलब उस जगह से है जहां निरुपम ने 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था। 4 तारीख को मीडिया से बात करते हुए संजय निरुपम ने अपने भविष्य पर भी बड़ा संकेत दिया था। 9 तारीख से नवरात्रि शुरू होगी तो जो होना होगा करेंगे। और इतना आपको बता देता हूं कि चुनाव लड़ूंगा और इस बार जीतूंगा और यहीं से लड़ूंगा, यहीं से जीतूंगा। क्या समझिए। कल से ही नवरात्रि शुरू है और उससे पहले आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी बड़े ऐलान की सुगबुगाहट है। दरअसल संजय निरुपम मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर गठबंधन के तहत शिवसेना ने यहां अपना उम्मीदवार उतार दिया। टिकट कटने के बाद से ही संजय पार्टी से नाराज चल रहे थे। निष्कासन के बाद वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं। उनके बीजेपी में जाने की अटकलें भी तेज हैं। बीजेपी में वापसी कर रहे एकनाथ खड़से की बेटी रोहिणी खड़से बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगी। आज वो पुणे में शरद पवार से मुलाकात करेंगी। पूरी खबर देखिए 1 मिनट में। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। शरद पवार गुट वाली एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में वापसी करने जा रहे हैं। हालांकि एकनाथ खड़से की बेटी रोहिणी खड़से ने शरद पवार की पार्टी में ही रहने का फैसला किया है। रोहिणी खड़से ने कहा कि वो अपने पिता के साथ बीजेपी में नहीं जाएंगी और शरद पवार के नेतृत्व वाले दल के साथ बनी रहेंगी। रोहिणी खड़से आज पुणे में शरद पवार से मुलाकात करने वाली हैं। रोहिणी खड़से ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं शरद पवार गुट की एनसीपी से जुड़कर पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही हूं। पार्टी के साथ बनी रहूंगी। मैं माननीय शरद पवार के साथ हूं, लड़ूंगी और जीतूंगी। उधर बीजेपी ने रावेर लोकसभा सीट से रक्षा खड़से की उम्मीदवारी का ऐलान किया है, लेकिन शरद पवार गुट ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है।
शरद पवार गुट रावेर में रक्षा खड़से के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार तलाशने की कोशिश में है। इसी सिलसिले में रोहिणी खड़से आज शरद पवार से मुलाकात करने वाली हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर आज फैसला आना है। के कविता पर आरोप है कि शराब नीति में फायदा पाने के लिए उन्होंने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची थी। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता आज जेल से बाहर आएंगी या नहीं, इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला करने वाली है। उन्होंने अपने बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए जमानत की अर्जी लगाई है। बच्चे का एग्जाम चल रहा है, बच्चा माइनर है अभी, ही इज इन ट्रॉमा, तो इसलिए हम चाह रहे थे कि माँ को बेल मिले थोड़े दिनों के लिए और बच्चे का एग्जाम खत्म होने तक इंटरिम बेल दी जाए माँ को। के कविता 15 मार्च से ईडी की हिरासत में है। उन पर आरोप है कि शराब नीति में फायदा पाने के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ की रिश्वत दी है। दरअसल घोटाले के एक आरोपी ने के कविता का नाम लिया था। ईडी का दावा है कि के कविता उन लोगों में शामिल है जिन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। इसके लिए केजरीवाल और सिसोदिया जैसे नेताओं से मिलकर के कविता ने साजिश रची। रिश्वत के बदले के कविता को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री मिल गई थी और इसके बदले वो शराब नीति के जरिए मोटी कमाई करना चाहती थी। जमानत पर सुनवाई 4 तारीख को पूरी हो गई थी, मगर उस पर फैसला आज आने वाला है। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमले का मामला तूल पकड़ रहा है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां इसे चुनाव में भुनाने की कोशिश में लगी हुई हैं और इस बीच एनआईए ने दुर्भावना के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल के भूपति नगर विस्फोट मामले में जांच करने गई एनआईए पर हमले को लेकर लग रहे आरोपों पर केंद्रीय एजेंसी ने सफाई दी है। एनआईए ने पूरे विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आरोपों को खारिज कर दिया। बयान में कहा गया कि हमारी कार्रवाई प्रामाणिक, वैध और कानूनी रूप से अनिवार्य थी, क्योंकि ये बमों के निर्माण से संबंधित जघन्य अपराध की चल रही जांच का हिस्सा था। इसी सिलसिले में पूर्व मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर में छापेमारी की थी और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद गिरफ्तारियां की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया था कि रात के अंधेरे में एनआईए की टीम ने महिलाओं पर हमला किया था। इसके बाद विस्फोट के मामले में गिरफ्तार टीएमसी नेता की पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एनआईए अधिकारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। इस पर एनआईए ने बयान जारी किया है। वहीं इस मामले में 2 टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी और एनआईए के बीच गठजोड़ का आरोप लगाया। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने मुंबई एनआईए टीम से आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की हेल्थ रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने आज ही विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सितंबर 2008 मालेगांव केस की सुनवाई मुंबई की एनआईए कोर्ट में चल रही है, लेकिन केस की मुख्य आरोपी बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देकर सुनवाई में शामिल नहीं हो रही हैं, जिससे अदालत की कार्रवाई में रुकावट आ रही है। इसीलिए कोर्ट ने मुंबई एनआईए टीम को भोपाल एनआईए टीम से संपर्क करने को कहा और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की हेल्थ रिपोर्ट मांगी, जो कि आज कोर्ट में दाखिल करनी है। दरअसल अदालत ने विशेष रूप से निर्देश दिए जाने के बावजूद कार्रवाई में शामिल नहीं होने पर भोपाल की सांसद के खिलाफ 11 मार्च को जमानती वारंट भी जारी किया था। ठाकुर के अदालत में पेश होने के बाद 22 मार्च को वारंट रद्द कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद वो पेश नहीं हुई। अदालत ने 28 मार्च को उन्हें छूट देते हुए 3 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था और चेतावनी दी थी कि ऐसा न होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। ऐसे में प्रज्ञा ठाकुर ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पेशी से एक बार फिर छूट मांगी, जिसके बाद अदालत ने उनकी हेल्थ रिपोर्ट मांगी है। नोएडा के जीआईपी मॉल के वाटर पार्क में रविवार दोपहर दोस्तों के साथ घूमने आए एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिवार ने मॉल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दिल्ली के रहने वाले 4 दोस्त रविवार को नोएडा सेक्टर 18 के एंटरटेनमेंट सिटी वाटर पार्क घूमने पहुंचे। नहाने के दौरान धनंजय नाम के लड़के की संदिग्ध हालत में डूबने से मौत हो गई, जिसकी उम्र 25 साल थी। दोस्तों के मुताबिक स्लाइडिंग के दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्लाइडिंग करने के पश्चात जब ये नीचे आए तो उसमें से धनंजय को थोड़ी सी तकलीफ महसूस हुई और इनके द्वारा बैठकर थोड़ी देर आराम किया गया और उसमें से 2 इनके जो साथी थे वो और स्लाइडिंग में चले गए। 2 इनके साथी रहे। आराम न मिलने पर इनको एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, कैलाश हॉस्पिटल, जहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया।
वहीं परिवार के लोग मॉल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। एम्बुलेंस जो मंगाई गई है, ना तो उसमें ऑक्सीजन थी, ना कोई डॉक्टर था, तो ऐसे चीजों को कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में दिलीप घोष का विरोध किया जा रहा है। दुर्गापुर में चुनाव प्रचार के दौरान नारेबाजी की गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे भी लगाए हैं। चाय पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान ये नारेबाजी जमकर की गई है। तो दिलीप घोष को लेकर देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। खबर हम आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर दिलीप घोष का विरोध हो रहा था। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाए। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने असम में चुनाव प्रचार के दौरान सीएए पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सीएए को लेकर असम में डर का माहौल है। असम के जोरहाट से कांग्रेस प्रत्याशी गौरव गोगोई के मुताबिक असम में सीएए को लेकर लोग तरह तरह की राय बना रहे हैं। सीएए को लेकर लोग अपनी राय बना रहे हैं और बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। गौरव गोगोई का दावा है कि असम में जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं उन्हें डरा धमका कर चुप किया जा रहा है। आज एक भय का वातावरण है। जो छात्र आवाज उठाना चाहते हैं सीएए के खिलाफ, उनको डराया जा रहा है। दरअसल 11 मार्च को सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के अगले ही दिन 12 मार्च को असम में स्टूडेंट्स ने बड़ा प्रदर्शन किया था। उस वक्त मशाल लेकर सैकड़ों छात्रों ने सड़क पर सीएए के खिलाफ मार्च किया था। अब उस विरोध को भुनाते हुए कांग्रेस लोगों से वोट की अपील कर रही है। Zee News।